हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 3 जो है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसके बारे में आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स, जितना भी आपको समझाया जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं उन सभी को आप नोट करते चलें। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि स्कूल ओपन होने पर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो निर्धनता यानी गरीबी प्रजातंत्र के सम्मुख एक सबसे कठिन चुनौती होती है। अब सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा की गई है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। हम अपने जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कितने जीते हैं? 26 करोड़। इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गरीबी या निर्धनता प्रजातंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो हम ये पाते हैं कि भारत में निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक है। 26 करोड़ लोग लगभग भारत में निर्धन हैं। अब निर्धन कौन होते हैं? तो झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी निर्धन हो सकता है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी निर्धन हो सकता है, जो फटे पुराने कपड़े पहने हैं वो भी निर्धन हो सकता है। तो ये निर्धनता कैसे हम पहचानें, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। निर्धनता दो प्रकार की होती है। एक है शहरी निर्धनता और दूसरी होती है ग्रामीण निर्धनता। अब शहरी निर्धनता में क्या होता है? लोग बाग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई सर्विस नहीं मिलती है, या उन्हें काम तो मिलता है लेकिन उतने हिसाब से काम नहीं मिलता जितना कि उनके परिवार के लिए पूरा पड़ सके। तो ऐसी निर्धनता शहरी निर्धनता के क्षेत्र में आती है। ग्रामीण निर्धनता ग्राम में निवास करने वाले लोगों के पास रहती है और ऐसे निर्धनता में ये माना जाता है कि यदि कोई निर्धन है तो उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह छोटे मोटे काम करता है। उसे कई बार पूरे दिन मेहनत करने के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शहर में गरीब है तो उसे शहरी निर्धनता कहते हैं, और गांव में यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे ग्रामीण निर्धनता कहा जाता है। अब निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय एवं उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश की एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग होता है जिससे विकास
एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की आय का स्तर, उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, यानी जब हमारी आय इतनी ना हो कि हम अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? निर्धनता। मूल आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हर देश में मूल आवश्यकताओं को अलग अलग परिभाषित किया गया है। जैसे इसमें एक उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार एक विलासिता की वस्तु है। ठीक है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूता, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। अब आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो भारत में जैसा कि अभी मैंने बताया, निर्धनता का निर्धारण करते समय हमें जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं की पूर्ति यदि नहीं हो पा रही है तो हम उस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे, और साथ ही साथ शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी इन आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। ठीक है। अब निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं क्या हैं? अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी। ठीक है। और आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यानी 2400 कैलोरी यदि उसे मिल रही है तो ये माना जाएगा कि वह निर्धनता की रेखा से ऊपर है, और नगर में यदि 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो गांव में हर व्यक्ति को 2400 कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए और शहरों में 2100। ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है, और अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से गांव में 2100 कैलोरी और गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब अंतर्राज्यीय असमानताएं, अलग अलग राज्य में निर्धनता की अलग अलग असमानता है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों के अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। हाल के अनुमान दर्शाते हैं कि 20 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। ठीक है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। तो उड़ीसा और बिहार में 47 और 43% निर्धनता है।
और ये 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता तो है ही, साथ ही साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट हुई, यानी वहाँ निर्धनता का प्रतिशत कम हुआ है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में सबसे कम निर्धनता है, क्योंकि वहाँ पर कृषि वृद्धि दर उच्च है। केरल में मानव संसाधन विकास दर पर ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखें इस पैराग्राफ में से कितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्यों हुई है निर्धनता का प्रतिशत कम क्यों हुआ है? पंजाब और हरियाणा में निर्धनता क्यों नहीं है? केरल में निर्धनता का प्रतिशत कम क्यों है? पश्चिम बंगाल में कौन से सुधार कार्य हुए हैं? ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। तो आप इस पैराग्राफ की विशेष स्टडी करें। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्विक निर्धनता। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय देखी, अब वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, यानी कौन कौन से देशों में प्रतिशत कितना है निर्धनता का। विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करना। यानी विकासशील देश किसे कहते हैं? अत्यंत आर्थिक निर्धनता को परिभाषित करते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह यदि करना है, फिर रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। यानी 1990 में $1 पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का 28% था, जो कि अब 2001 में 21% हो गया है। ये विश्व बैंक कह रहा है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन यदि विकसित होते हैं तो फिर निर्धनता का प्रतिशत अपने आप ही कम होता चला जाता है। जैसे आपने इसमें देखा, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्धनता का प्रतिशत कम हुआ है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इन देशों में निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई है, जो 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो आप समझ गए होंगे कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्धनता कम क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है? आर्थिक विकास में प्रगति हुई है और मानव संसाधन विकास पुष्ट हुए हैं। लेकिन दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से देश? अभी मैंने बताया आपको, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इन देशों में निर्धनता का प्रतिशत उस अनुपात में नहीं घटा है जिस अनुपात में घटना चाहिए। यानी 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई है। यानी प्रतिशत बहुत कम हुआ है, कि लगभग आप देख सकते हैं कि 30 सालों में 5 या 6% की ही गिरावट निर्धनता में आई है। ठीक है, तो ये वैश्विक निर्धनता परिदृश्य हुआ। अब निर्धनता के कारण, क्या कारण है कि निर्धनता एक बहुत बड़ी प्रजातंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो भारत में
निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। अब क्या हुआ था कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय में वृद्धि दर गिरी, जिसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, भारत के उद्योगों को नष्ट करने की नीति, इस स्थिति के कारण भारत में निर्धनता का प्रतिशत बढ़ता गया और साथ ही साथ जनसंख्या का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो एक तरफ तो हमारे जो उद्योग हैं वो नष्ट होते जा रहे थे और जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से भारत में निर्धनता ज़्यादा व्याप्त हुई। फिर सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में वृद्धि तो की, लेकिन केवल कुछ राज्यों में, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों की उन्नति ज़्यादा हुई। फिर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। तो सिंचाई और हरित क्रांति से भारत के कुछ राज्यों में निर्धनता कम हुई, लेकिन ये दोनों ही बातें कुछ भागों तक ही सीमित रहीं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। एक कारण था ये भी निर्धनता का। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। यानी आय की असमानता, जो धनिक वर्ग है वो और धनी होता चला जाता है और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होता चला जाता है। ये धन की असमानता कहलाती है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से निपट नहीं सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया और भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। तो चूंकि निर्धन कठिनाई से ही बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। तो आपने निर्धनता के कारण देखे। पहला औपनिवेशिक कारण देखा आपने कि अंग्रेज जैसे आए तो उन्होंने हमारे
उद्योगों को नष्ट किया, लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट किया। इसके बाद हरित क्रांति और सिंचाई की सुविधाएं कुछ राज्यों तक ही सीमित रही। फिर उच्च निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण थी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होना चाहिए वो उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके। फिर भूमि सुधार भी एक बहुत बड़ा कारण था। और ग्रामीण निर्धनता में आपने देखा कि लोगों के पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं रहती, बीज वगैरह की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण वो ऋण लेते हैं, और ऋणग्रस्तता भी एक निर्धनता का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो ये कुछ निर्धनता के कारण थे। अब निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक में भी वही बना रहा, यानी 50 से लेकर 80 तक 45% निर्धनता का जो अनुमान था वही रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास के निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। आर्थिक समृद्धि यानी अर्थ संबंधी जो पैसा यदि अपने पास है तो हम जितने भी अवसर होंगे उन अवसरों पर अपना जो है वो भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे और फिर निर्धनता का प्रतिशत थोड़ा कम होगा। यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना सरकार ने बनाई 2005 में, जो कि ये सोच के बनाई गई कि इससे निर्धनता का प्रतिशत कम होगा। इसमें गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की यह योजना है। फिर बाद में इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया जाएगा। प्रस्तावित रोजगार का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 100% में से 25 पर अगर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसमें से 25 महिलाएं होंगी। इस तरह से 1/3 जो रोजगार के अवसर हैं वो महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का ये उद्देश्य है। ये योजना केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इस तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा।
एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये योजना कब शुरू हुई? 2004 में। और ये सबसे पिछड़े जो 150 जिले थे उनमें शुरू की गई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो योजना है वो 2004 में स्थापित की गई, ये शुरू की गई। ठीक है। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। ऊपर वाली जो योजना है रोजगार गारंटी योजना, यह राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम वाली जो योजना है, दोनों योजनाएं अकुशल मानव श्रम करवाती हैं, यानी जिस योजना में कोई कुशलता की आवश्यकता ना हो, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता ना हो, ऐसा अकुशल मानव श्रम करवाया जाता है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। बच्चों, आप सभी योजनाओं के सन याद रखना है आपको, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना 1993 में आई और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। 93 में प्रधानमंत्री योजना आई और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। अगली योजना है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ हुआ 1999 में। इस योजना का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। यानी निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित किया जाए और उसके बाद बैंक से ऋण और सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जाए जिससे कि उनकी निर्धनता कम हो। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू हुई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। और एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इन सब के परिणाम क्या हुए? तो इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। यानी अभी पूर्ण रूप से निर्धनता खत्म नहीं हुई है और इन जितनी भी योजनाएं बनी हैं इन योजनाओं के मिले जुले परिणाम आ रहे हैं। अब निर्धनता के बाद और सबसे बड़ी चुनौती, भावी चुनौतियां क्या हैं? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से कमी आई है, गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और कुछ आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक
प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या दर में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। तो निर्धनता में कमी आएगी, क्योंकि निर्धनता भावी चुनौती लेकर भारत की जो भी सरकार है उसके सामने खड़ी हुई है। अब सारांश क्या है? हमने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा को हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो आप सारांश में ये देख सकते हैं कि निर्धनता रेखा को देखा गया है कि किस तरह से निर्धनता में कमी की जा सकती है और निर्धनता क्यों बढ़ रही है और उस पर हम किस तरह से रोक लगाएं। ये सब कुछ हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो अगले अध्याय में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप इस लेसन में जो भी मैंने बताया है वो ऑब्जेक्ट राइट क्वेश्चन नोट करें और पूरी तैयारी रखें। जब भी आपके टेस्ट होंगे तो इन्हीं लेसन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर पूछे जाएंगे। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।